हेलो बच्चों, कैसे हैं। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 11th क्लास का एक ग्रेविटेशनल नामक चैप्टर को लेके आए हुए हैं और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम गुरुत्वाकर्षण का संधि विच्छेद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो वर्ड हमारे पास बन रहा है गुरुत्व प्लस आकर्षण, किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। गुरुत्व प्लस आकर्षण से मिलके बना हुआ है। तो गुरुत्व का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ड है हमारे पास में गुरुत्व है। ये गुरुत्व बना, गुरुत्व प्लस आकर्षण जो वर्ड बन रहा है गुरुत्व प्लस आकर्षण, यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों आकर्षण वर्ड। अब देखो, गुरुत्व प्लस आकर्षण जो वर्ड बना है ये क्या है हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण का गुरुत्व का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। यानी कि कोई दो पिंड द्रव्यमान के कारण यदि एक दूसरे पर एक ऐसा बल लगाते हैं जिससे वो एक दूसरे के पास खिंचे चले आएं, यानी कि वो एक दूसरे से आकर्षित हो जाएं, तो ऐसे बल को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण मेरे प्यारे दोस्तों? मास प्लस अट्रैक्शन। क्या होता है? मास प्लस में अट्रैक्शन। तो ये हमारे पास अट्रैक्शन का मीनिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि उनके मध्य क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। अब देखो, किसके कारण हो रहा है? मास के कारण, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई द्रव्यमान रहा होगा जिसके कारण वो एक दूसरे की ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित होते हैं। आकर्षण के इसी गुण को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। ये मान लो एक बॉडी है m1 और ये है m2, ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य क्या लगेगा? एक बल लगेगा और वो प्रभाव जनरेट होगा। और वो कौन सा प्रभाव होगा? वो आकर्षण का होगा। यानी कि यह केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण प्रकृति का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पहली क्लास में यानी कि जो पहला चैप्टर है वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि हमारे प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक विद्युत बल होता है, एक दुर्बल नाभिकीय बल होता है, एक प्रबल नाभिकीय बल होता है। उन सभी चारों बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल होता है, लेकिन ये धीर परास का होता है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो कैसी है? अधिक है, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। और वैसे कैसा होता है? वीक फोर्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? चर्चा करते हैं। देखो, इसके बारे में किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण के बारे में कैसे चर्चा चली मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आपने न्यूटन बाबा का नाम सभी ने सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब न्यूटन बाबा एक दिन मेरे प्यारे दोस्तों बच्चा था, 20-22 साल का लड़का था। तो ये 20-22 साल का लड़का न्यूटन ये कहाँ पर बैठा था? एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। जब ये सेब के पेड़ के नीचे बैठा था मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर एक अधकटा एप्पल आके गिरा। क्या गिरा? अधकटा एप्पल। ये एप्पल है अधकटेड़ा। जब इसके सर पे आके गिरता तो ये कहानी खत्म हो जाती, लेकिन ये इसके पास में आके गिरा। और जब ये पास में आके गिरा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसने अनुमान लगाया कि यह सेब नीचे की ओर ही क्यों गिरा। तो यानी कि पेड़ से जब सेब नीचे गिरा तो इसके विचार में थॉट आया और इसने सोचा कि जो सेब है, एप्पल है, वो पेड़ से नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये कौन है? हमारे न्यूटन बाबा हैं। ये कौन है मेरे प्यारे रसगुल्लो? न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा ने एक डिस्कवरी अब यहाँ से सोचना शुरू कर दिया कि यह सेब नीचे की ओर ही क्यों गिरा।
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। नीचे एक बहुत बड़ा एक द्रव्यमान था और वह द्रव्यमान कौन था? पृथ्वी। बाद में तो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जब तक जानकारी नहीं थी तो नीचे गिरा। तो न्यूटन बाबा ने सोचा होगा, तो सोचते सोचते उसने डिसीजन लिया कि ये पृथ्वी है वह प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि सतह से ऊपर किसी भी वस्तु को अगर फ्री छोड़ा जाए, मुक्त रूप से छोड़ा जाए, तो पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है जिनके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे, पेड़ से या किसी भी सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह से कोई भी वस्तु को छोड़ा जाए तो यह धरातल की ओर आ जाती है। अब देखिए, इस गुरुत्वाकर्षण की खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों का श्रेय रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे किसी भी चीज़ की पहले खोज होती है तो उसका पहले बहुत सारे निष्कर्ष में फेल हो गए होंगे और बाद में जाके एक सक्सेसफुल रिजल्ट आता है। तो इसी चैप्टर के अंदर गुरुत्वाकर्षण की खोज करते करते बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना सहयोग दिया है। उसी सहयोग को हम देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉम ली है इसने क्या दिया, एक इनने सभी लोगों ने ग्रहों की गति या सभी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित या कुछ ऐसे नियम दिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आज हम जिस चीज़ को समझ पा रहे हैं, प्रकृति में दिन रात का बनना हो रहा है, मौसम का बनना है, या ग्रहों की गति है, सूर्य का स्थिति अपनी स्थिति पर स्थिर होना है, ये सभी घटनाओं का आज हम जो अच्छे तरीके से अध्ययन कर पा रहे हैं वह इन्हीं वैज्ञानिकों का योगदान है, जिनके कारण आज हम प्रकृति और ये जो चक्र है हमारा ग्रहों की गति का, इसको आज हम समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, टॉमली नामक एक वैज्ञानिक था, ये दार्शनिक कह सकते हैं इसे। इसने क्या किया, सोचा कि जो इसने एक मॉडल दिया, इससे सबसे बड़ी बात है कि इसने एक मॉडल दिया और मॉडल का नाम मेरे प्यारे दोस्तों भूकेंद्रीय मॉडल था। कैसा था? भूकेंद्रीय मॉडल। भूकेंद्रीय मॉडल का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि भूमि है, यानी कि पृथ्वी है जो क्या है, स्थिर है। भूमि कैसे है मेरे प्यारे दोस्तों? स्थिर है और सभी ग्रह इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर। अब देखो ये हमारी क्या हो गई, अर्थ। ई फॉर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थ। और सभी ग्रह इसके चारों ओर, सभी ग्रह नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य सहित सभी आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये अर्थ है। और सभी आकाशीय पिंड ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आकाशीय पिंड इसके चारों ओर मेरे प्यारे दोस्तों चक्कर लगा रहे हैं। किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर। तो इसमें क्या हो गया, स्थिर कौन है यहाँ पर? स्थिर है मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ। यानी कि अर्थ इज द स्टेशनरी एंड ऑल द जो हमारे पास में स्पेस के जितनी भी बॉडी हैं, स्पेस बॉडीज, वो सारी की सारी क्या लगा रही हैं, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगभग आज से कितने साल पहले की बात है? लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद में लगभग 5वीं सेंचुरी में कौन आया मेरे प्यारे दोस्तों? आर्यभट्ट आया। लगभग इससे 400-500 साल में बाद में। तो इसने जब आया 5वीं शताब्दी के अंदर आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने एक नया मॉडल दिया। और आर्यभट्ट ने नया मॉडल क्या दिया? इसने सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया मेरे प्यारे दोस्तों। सूर्य केंद्रीय मॉडल, यानी कि सूर्य क्या हो गया अब केंद्र में। अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, भू केंद्रीय मॉडल था, इसने क्या दे दिया, सूर्य केंद्रीय मॉडल। यानी कि सन है जो क्या है, केंद्र में स्थित है और सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सन इज द स्टेशनरी एंड ऑल द जो हमारे जितने भी स्पेस की बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो सभी सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्यभट्ट ने कह दिया। लगभग इससे 1000 वर्ष के बाद में, कितने, 1000 वर्ष के बाद में कोपरनिक्स ने, निकोलस कोपरनिक्स था, इसने क्या किया, लगभग 1400-1500 ईस्वी में इसने बताया, ये जो सूर्य केंद्रीय मॉडल है इसको प्रतिपादित किया। और इसने बताया कि सूर्य है जो सन है वो क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह स्थिर है। और सभी ग्रह
या आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, वृत्तीय पथ में गति करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोपरनिक्स के द्वारा कही गई बात जो ये पहले जो टॉमली कह रहा था इस बात के विपरीत थी। यानी कि टॉमली कह रहा था कि भूमि केंद्र में है, जबकि कोपरनिक्स क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य केंद्र में स्थिर रहता है। और टॉमली क्या कह रहा था कि पृथ्वी स्थिर है। अब आप भी जरा सोचिए कि हम सोचते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है, सूर्य ये मान लो ईस्ट और वेस्ट बना देते हैं, ये ईस्ट हो गया और ये मेरे प्यारे दोस्तों वेस्ट हो गया। हम भी सोचते हैं कि सूर्य है जो सन है, यहाँ से सनराइज इन द ईस्ट और सनसेट इन द मेरे प्यारे दोस्तों वेस्ट, ये यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट में सेट हो जाता है। अब बताओ, हम भी यही सोचते थे कि सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है। गति कौन करता हुआ नजर आता है हमें, सूर्य नजर आता है। फिर ऐसे चल जाता है तो हमें क्या होती है, रात नजर आ जाती है, डूब जाता है। फिर वापस से सूर्य वापस उगता है, हम यही सोचते हैं। बट ये हमारी सोच गलत थी और लोग भी यही सोच रहे थे कि टॉमली ने कही गई बात मेरे प्यारे दोस्तों सही है। बट बाद में यह प्रूव हुआ, कोपरनिक्स ने जब ये बात कह दी कि सूर्य एक जगह स्थिर है और कौन गति कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी आकाशीय पिंड सभी ग्रह गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। अब देखो, गैलीलियो जो था मेरे प्यारे दोस्तों, इसने इस बात पे क्या डाला, इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला कि जो कोपरनिक्स कह रहा है वह बात क्या है, सही है। तो इस व्यक्ति को, किसको, गैलीलियो को मेरे प्यारे दोस्तों, आस्था के विरुद्ध बात कहने के लिए, आस्था के विरुद्ध अपने वक्तव्य देने के लिए गैलीलियो को गिरजाघर ने, जो ईसाइयों का उस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आस्था के विरुद्ध कोई वक्तव्य देने के लिए, आस्था के विरुद्ध जाने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया या इन्हें सजा दी गई। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रहों की गति से संबंधित इन सभी की स्टडी करने के बाद एक बहुत ही महान वैज्ञानिक आए और इन्होंने इन सभी की गणना करके इन्हीं सभी के बारे में इनके पेपर्स को पढ़ा और सबसे निष्कर्ष निकाल के इसने ग्रहों से गति से संबंधित कितने नियम दिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 नियम प्रतिपादित किए। और 3 नियम किस तरीके से हैं, चलिए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैपलर कौन, हम किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, अब डिस्कस करेंगे कैपलर। तो उस कैपलर, कैपलर कौन है, कैपलर है जिसने ग्रहों से संबंधित कितने नियम दिए थे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 नियम दिए थे। ग्रहों से संबंधित मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम सूर्य के चारों ओर। अब ये निष्कर्ष ये तो फिक्स हो गया था मेरे प्यारे दोस्तों कि सूर्य क्या है, स्थिर है, क्या है, सूर्य स्थिर है। और कौन गतिशील है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सभी ग्रह इसके सूर्य के क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो कितने नियम, 3। पहला है कक्षाओं का नियम प्यारे दोस्तों, दूसरा है क्षेत्रफलों का नियम और तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों आवर्तकालों का नियम। अब देखो यहाँ नियम हमारे पास कक्षा यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्या है ये वाला नियम हमारे पास में, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कक्षाओं का नियम। सेकंड हमारे पास है लॉ ऑफ एरियाज, ये लॉ ऑफ एरियाज। और परिक्रमण काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब देखो चलिए एक एक के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम हमारे लिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त, देखो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक चर्चा चल रही थी, कोपरनिक्स कह रहा था कि कैसे हो रहा है कि सूर्य स्थिर है और सभी आकाशीय पिंड वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर, ये क्या है हमारा सन हो गया। ये तो सिद्ध हो गया था कि सन स्टेशनरी है, एक जगह स्थिर है। और कौन चक्कर लगा रहे हैं, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रह हो गए, ये हो गए ग्रह। ग्रह में मान लेते हैं क्या है, ये अर्थ है यानी कि पृथ्वी है।
पृथ्वी या ऐसे ही ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ये वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में निश्चित समय में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह की परिभाषा दी है। और ग्रहों के चारों ओर निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें मेरे प्यारे दोस्तों उपग्रह कहा गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा यह बात। तो देखो ये था अभी कैसा पथ है मेरे प्यारे दोस्तों, वृत्तीय पथ। कैसा पथ है? वृत्तीय पथ में क्या होती है? चक्कर लगाते हैं। लेकिन केपलर ने प्रथम नियम के अंदर इस बात की पुष्टि की मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी ग्रह स्थिर सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते नहीं हैं। कैसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार जो होता है यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। न कि कैसे? सर्कुलर पाथ के अंदर। कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, दीर्घ वृत्ताकार पथ है जिसको इलिप्टिकल कहा जा सकता है। ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार पथ है। अब देखो ये क्या है? यहाँ पर इसके सेंटर में है सूर्य और ये हो गई हमारी अर्थ। क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? अर्थ, यानी कि पृथ्वी या कोई भी ग्रह हो सकता है। अब ये इसके किस पे चक्कर लगा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर। और उस सूर्य उस दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है उसके कहाँ पर है? फोकस, किसी फोकस पर। फोकस कहीं पर भी हो सकता है, उस पर क्या है? स्थित है। ये क्या हो गया? हमारा सूर्य हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला नियम क्या है कि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता। किस में लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं, क्षेत्रफलों का नियम। देखो मेरे प्यारे दोस्त, इस नियम का क्षेत्रफल वर्ड आ रहा है यानी लॉ ऑफ एरियाज। इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षीय तल, किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य। अब देखो, अब मान लो कि कोई ग्रह इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब हम अर्थ की ही बात कर लेते हैं। ये क्या है? हमारा कोई ग्रह है। अब ये इसी कक्षा में है तो ये है हमारा सन। इसके चारों ओर क्या लगेगा? ये चक्कर लगाएगा। अब देखो होगा क्या? ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा हम एक बार ये वाली मान लेते हैं। मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है। इसको t बराबर मान लेते हैं। हमने कितना दिया? 2 सेकंड का समय दिया। यानी कि ये इस पोजीशन से 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया? 2 सेकंड। और इस दौरान इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है वो कितना है? A1 है। अब हम फिर से किसी अन्य स्थिति पर 2 सेकंड का समय देते हैं और उस क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं और पता लगाते हैं क्या वह क्षेत्रफल बराबर है या अलग है। अब देखो इसको, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। सूर्य को मिलाने वाली, ये हमारे पास में सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्षेत्रफल यदि यह है तो दूसरे उतने ही समय में 2 सेकंड में समान क्षेत्रफल को क्या करेगी? तय करेगी। देखो कैसे, मान लो अब ये हमारे पास में स्थिति है, मान लेते हैं 1। अब ये यहाँ से जब चल के ये कहाँ पहुँच रही है? ये हमारे पास में 2 सेकंड में ये क्या पहुँच जाती है? यहाँ पर। अब 2 सेकंड में जब यहाँ पहुँच गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो क्षेत्रफल इसके द्वारा तय किया गया है वह क्षेत्रफल कितना है? A2। तो वही समय हमने लिया कितना? t बराबर कितना ले लिया? 2 सेकंड। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो यह इतनी दूरी तय की है और यहाँ पर इसने कम परिधि तय की है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग का सिद्धांत। किसका होता है? कोणीय संवेग का सिद्धांत। आपको हमने जब ये दृढ़ पिंड गतिकी वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, कोणीय संवेग वहाँ पर बताया भी था कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या होता है? L इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों I ओमेगा।
यानी कि I1 ω1 इजिकल टू जो वैल्यू बनती है हमारे पास में वो I2 ω2, यानी कि यहाँ पर जब दूरी कम होगी मेरे प्यारे दोस्तों तो I का मान कम है तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ क्या होगा, I तो होगा कम, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा विल बी इंक्रीजेज। इन दिस केस एट दैट साइड आई इज द लेस बी, सॉरी आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज द ग्रेटर एंड द ओमेगा, यानी कि हमारे पास में जो रोटेशन स्पीड है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस कारण से एंगुलर जो स्पीड है वो कम हो जाती है और यहाँ पर एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। अब देखो तो नियम यही है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसके द्वारा जो घेरा गया जो क्षेत्रफल था पहले 2 सेकंड में, तो बाद में भी घेरा गया क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि A1 जो वैल्यू हमारे पास है A1 बराबर में क्या हो जाती है, A2 हो जाती है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। A1 बराबर क्या हो जाती है, A2 हो जाती है। बहुत अच्छे। अब देखो दूसरा है कि सूर्य को मिलान रेखा की क्षेत्रफलीय चाल। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों इस दौरान इसने कितना क्षेत्रफल DA1 और ये है A2, कितने समय में, T समय में। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफलीय चाल किसे कहा जाता है, कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो DA/dt क्या रहती है मेरे प्यारे दोस्तों, नियत रहती है। नियत का मतलब है दोनों समय में निश्चित समय को क्या किया गया है, निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल को तय किया गया है। और ये हमारे पास DA1/dt और DA2/dt क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। इसमें केवल आपको यह याद रखना है कि समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिक्रमण कालों या आवर्त कालों का समय। देखो मेरे प्यारे बच्चों टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, यह वर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन ऑसिलेशन। इट मीन्स मेरे प्यारे दोस्तों एक चक्कर लगाने में लगने वाला जो समय है उसे क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। कैसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ में एक बिंदु है हमारा A। यदि हम बिंदु A से चलते हैं, यदि A बिंदु से हम चलते हैं और पूरा इसमें कवर करके चक्कर लगा के वापस एक बिंदु पर ही, A बिंदु पर ही आ जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने एक चक्कर पूरा कर लिया। और एक चक्कर में याद रखना किसमें, एक चक्कर में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आवर्तकाल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक चक्कर में लगने वाला समय वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अब देखो सूर्य मेरे प्यारे दोस्तों स्थिर रहता है, ये हो गया सन, और सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब बताइए सूर्य को मिलाने वाली रेखा ये हमारे पास में कितनी हो गई, दूरी मान लेते हैं R। अब यह कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो इसकी औसत त्रिज्या मान लेते हैं R। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब किसने दिया, ये केपलर ने। और केपलर भाई साहब ने ये कहा था कि मेरे प्यारे दोस्तों कि सूर्य के परित, सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह चक्कर लगाता है उसका परिक्रमण काल या आवर्त काल है वह कितना होता है, आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, आवर्त काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की औसत त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होती है। यानी कि T² इजिकल टू R की पावर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 होता है। इट मीन्स जो ग्रह सूर्य से मान लेते हैं, देखो ये सूर्य है हमारा, ये सबसे पास में ग्रह हमारा कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है बुध। क्या होता है, बुध। इसके बाद में कौन होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण, वरुण और यम, अरुण और ये हो गया वरुण। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों
इसकी दूरी यहाँ से कुछ है, इसकी दूरी यहाँ से, इसकी दूरी और बढ़ गई। जैसे जैसे हम बहुत ही दूर चले जाएंगे, अंतिम वाले के पास जाएंगे तो सबसे अधिक दूरी पर है, तो जो सबसे अधिक दूरी पर है उसका आवर्तकाल भी अधिक होगा। जो पास में है तो बताओ ये सबसे जल्दी अपने चक्कर को पूरा करेगा कौन सा? बुध। फिर पृथ्वी। पृथ्वी बताओ मेरे प्यारे दोस्तों सूर्य के परित कितने कितने समय में एक चक्कर को पूरा करती है? तो पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को 1 वर्ष में पूरा करती है। कितने में? 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों 365 डेज में करती है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो सूर्य के परित जो भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप बताइए। यह केपलर के नियमों से संबंधित था। इससे आगे हम अभी लेके आएंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वीय त्वरण का मान का परिकलन कैसे करना है, इसके बारे में इसी वीडियो के अंत में आगे आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेंगी उनमें इसी चैप्टर के संपूर्ण पाठ को हम पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से 2 मिनट में हम इसका रिवीजन करते हैं तीनों को। पहला, इस नियम के अनुसार जो हमारा कक्षाओं का नियम है मेरे प्यारे दोस्तों, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। सभी आकाशीय पिंड किसके? स्थिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य जो हमारा दीर्घ वृत्त होता है उसके फोकस पर स्थित होता है। फोकस का मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर सूर्य को स्थिर माना जाए। सेकंड नियम था क्षेत्रफलों का नियम। क्षेत्रफलों के नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर मेरे प्यारे दोस्तों आधारित होता है, और इसमें यह होता है कि सूर्य के परित जो भी ग्रह चक्कर लगाता है वह निश्चित समय अंतरालों में सूर्य व ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा निश्चित समय में समान क्षेत्रफल को क्या किया जाता है? तय किया जाता है। इसका मतलब है यहाँ क्षेत्रफलीय चाल कैसी रहती है? कांस्टेंट या नियत रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा, परिक्रमण कालों या आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। और सूर्य के एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहा जाता है। और यह जो समय हमारे पास होता है इसको निकालने का सूत्र केपलर के अनुसार, यानी कि जो आवर्तकाल है उसका वर्ग सूर्य से ग्रह की जो औसत दूरी होती है उसके तृतीयघात के समानुपाती होता है, यानी कि t² समानुपाती r³ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें मेरे प्यारे दोस्तों। आपके लिए इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो और बनाई जाएंगी, तो आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।